नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। जी हाँ, आज देश में जो है सियासी पर्व बिल्कुल मनाया जा रहा है। खास करके मैं बात कर लूं कि महाराष्ट्र जो कि आर्थिक राजधानी है, उस पर पूरे देश की निगाहें लगी पड़ी हैं कि आखिर होने क्या वाला है। वहीं बात कर रहे हैं झारखंड की, तो वो भी अपने आप में कम महत्व नहीं रखता। बाईपोल इलेक्शन है, उस पर भी दोनों बड़ी पार्टियों की निगाहें हैं, क्योंकि जहां से भी गिरेंगे सत्ता का रास्ता उतना तंग हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर गंभीर चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी मौजूद हैं और अगले 1 घंटे लगातार हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। क्या रुझान है, वोटिंग का ट्रेंड क्या है, परसेंटेज क्या चल रहा है, लोग घरों से निकले हैं कि नहीं निकले, क्योंकि दिल्ली में तो स्मोक है, धुआं ही धुआं है, लेकिन बाकी सारी जगह मुझे लगता है उस धुएं के बाद दिवाली के आसार नजर आने वाले। लेकिन दिवाली उसी की होगी जिसकी पौबारा होगी। पीयूष जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। शुक्रिया मारूफ भाई। तो पीयूष जी, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि लगातार चीजें चल रही हैं, आते हैं उन आंकड़ों पे जाते हैं, आखिर कितनी सीटों पे कौन खड़ा है, किस तरह की उसकी अपनी दावेदारी है, कितने उसके दावे हैं। इस पर्व में महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव और 4 राज्यों की 15 सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। यूपी की 9, पंजाब की 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। वैसे तो सबकी निगाहें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, महाराष्ट्र की 288 सदस्य विधानसभा पर मतदान हो रहा है। 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत आज कैद हो जाएगी। सत्तारूढ़ एमवीए में शामिल भाजपा चुनाव में 149 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अजीत पवार की बात कर लें तो राकपा यानी कि अजीत पवार की जो एनसीपी है 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एमवीए में शामिल कांग्रेस 101 पर, शिवसेना यूबीटी 95 पर और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार का जो गुट है 86 सीटों पर दावेदारी कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन सहित कई छोटी पार्टियां भी चुनाव में अपने दांव का डंका बजा रही हैं। बसपा की बात कर लें तो 237 पर और एआईएमआईएम ने 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 की बात कर लें तो उसकी तुलना में इस बार उम्मीदवारों की संख्या में 28% की वृद्धि हुई है, यानी इजाफा हुआ है। इस साल 4136 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 2019 में 3239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इन उम्मीदवारों में 2086 निर्दलीय हैं। 150 से ज्यादा सीट बागी उम्मीदवारों ने लगा रखी है, जिनमें महायुति और एमवीए के उम्मीदवार अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बात 2019 की करें तो उस चुनाव में बीजेपी ने 102 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि शिवसेना ने 63, कांग्रेस ने 40, एनसीपी ने 54 और जबकि अन्य के खाते में 29 सीटें आई हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान से 1 दिन पहले एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े पर विपक्षी दलों ने पैसे बांटने के आरोप लगाए। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक्स पोस्ट पर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। सवाल गंभीर है क्योंकि लगातार इस पर एक नया पैंतरा आ गया है। अब बिटकॉइन की बात भी शुरू हो गई है और दोनों जो धड़े हैं वो 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। मेरे साथ मौजूद हैं पीयूष पंत जी। पीयूष जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से चुनाव शुरू हुआ, अब लगातार जो उस चुनाव में कुछ ना कुछ चीजें निकलती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। अभी तक ये था कि विनोद तावड़े जो है 5 करोड़ रुपए के साथ लहराते हुए पकड़े गए, बांटे हुए देखे गए, 3 एफआईआर दर्ज हो गई है। अब जो है आज के दिन की शुरुआत ये हुई कि सुप्रिया सूले जो है वो बिटकॉइन के जरिए जो है वो बांट रही हैं। क्या लग रहा है, चुनाव में चर्चा कम, पैसा ज्यादा? हाँ बिल्कुल मारूफ भाई। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र का चुनाव जो है सबसे महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा जो है कि सीटें भेजने वाला महाराष्ट्र है और इसीलिए उस पर सबका स्टेक लगा हुआ है, चाहे वो आपका अघाड़ी हो या चाहे वो एनडीए हो, तो यानी कि युति जिसको बोलते हैं वहाँ पे। तो इसलिए लगातार हम देख रहे हैं कि मुद्दों के इतर जो वाकई वहाँ के मुद्दे हैं, जो चाहे किसानों के मुद्दे ले लीजिए, चाहे वहाँ मराठा जो लोग हैं ज़्यादा किसान हैं उनमें, उनके ले लीजिए, पानी का मुद्दा है वहाँ पे, फसलों का मुद्दा है वहाँ पे, महंगाई का मुद्दा है वहाँ पे, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है वहाँ पे, ये सब गौण होते चले जा रहे हैं
और जो है कि इसके इतर जो है कभी जो है कि आप जो है कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। और अब लगातार जो है कि पैसे के बांटने की खबर आपको याद होगा मारूफ भाई कि लगातार महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान जो है वो लगातार ये चर्चा हो रही थी, काफ़ी पैसे, खासकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है पर कैंडिडेट जो है वो पैसे बांट रही है और उस हिसाब से जो है वो वोटों को खरीद रही है। और अब तो इंतहा हो गई। अब देखिए कि आप वो जब तावड़े का जो कल वीडियो चला है उसमें और उसमें तमाम और विपक्ष के हाथ तो एक मुद्दा लग गया ना। उन्होंने कहा जो बात हम कह रहे थे लगातार उसी को उसकी पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उसमें सफाई आई जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और फडणवीस ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया, तावड़े ने खुद स्पष्टीकरण दिया कि ये कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी आया कि शायद बीजेपी की अंदरूनी जो राजनीति है उसके शिकार वो हो सकते हैं। इस तमाम तरह की चर्चा है। संजय राउत का बयान कहीं ना कहीं उस सेफगार्ड को लेकर के, डिफेंस को लेके वो कई समझ से बाहर है कि विनोद तावड़े बिल्कुल उनके अगेंस्ट है, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए वहाँ पे जो बीजेपी में इस बार सबसे ज़्यादा जो है जो कांग्रेस जिसकी शिकार होती रही है और अभी भी है, महाराष्ट्र में भी है बहुत, हमने हरियाणा में भी देखा जो एक कारण रहा था जो अंदरूनी कलह का, वो भाजपा में भी बहुत भयंकर है महाराष्ट्र के संदर्भ में आप देखिए। और जो फडणवीस जो हैं उनके एक दुखती रग है और संजय राउत भी एक पक्ष की तरफ है वहाँ। देखिए वहाँ क्योंकि ये पार्टी शिवसेना तो हमेशा से उद्धव ठाकरे का फैक्शन अलग हो गया है, लेकिन हमें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिल के चुनाव लड़ते थे, आइडियोलॉजिकली भी काफ़ी नज़दीक हैं वो, और तो इसलिए उनके अंदर एक नज़दीकियाँ हैं। तो हो सकता है संजय राउत जो है कि फडणवीस के खिलाफ जो है एक स्टैंड ले रहे हो तावड़े के पक्ष में और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि एक वो उनको विक्टिमाइज किया गया है एक तरीके से और वो उस कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गए हैं। तो वहाँ पे ये जो थिन लाइन बहुत थिन है, ये जो डिफरेंसेस की लाइनें हैं वो बहुत मार्जिन है उसमें दिखाई देता है, साफ तौर से नजर आता है, बहुत महीन बात है। लेकिन इन दो बातों में क्योंकि दो धड़े हैं, पीयूष जी क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार राजनीति के गलियारों में क्या होता रहा है और क्या होने वाला है उस पर आपकी चर्चाएं और बातें निकल के आती रहेंगी। बात यह निकल के आती है, दोनों धड़ों को देखें तो तीनों के सब डिविजन्स हैं, चाहे एनसीपी के ले लो, शिवसेना के ले लो, कांग्रेस यहाँ पर है, बीजेपी वहाँ पर है। ऐसे में विचारधारा का जो द्वंद्व है वो साफ दिखाई देता है, वो शायद कई वोटर में भी नजर आता है क्योंकि इस बार बहुत बड़ी तादाद में बागी उम्मीदवार जो है वो ताल ठोक रहे हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पक्ष है इस बार का महाराष्ट्र चुनाव का जी। और उसका कारण वही है कि देखिए फैक्शन 4 मतलब 6 पार्टियां हो गई एक तरीके से आप देखिए मतलब 4 पार्टियां तो हो ही गई हैं। जैसे कांग्रेस है उसके एनसीपी है उसके 2 धड़े हो गए हैं, शिवसेना के 2 धड़े हो गए हैं, तो 4 ये हो गई। और बीजेपी और कांग्रेस 6 जो है कि उनका स्टेक है पूरा का पूरा जो इस बार चुनाव में। और चूंकि ये धड़े हो गए और कंटेंडर्स भी ज़्यादा बढ़ते चले गए उसमें, क्योंकि अब तो उनके लिए अब टिकट देने की समस्या हुई कि किसको दिया जाए। तो निश्चित रूप से जिनको टिकट नहीं दिया गया वो जो है कि वो असंतुष्ट होकर उनको लगा कि उनका जनाधार है तो वो अपना इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ मारूफ जी एक और स्ट्रेटजी है इसके पीछे, और वो स्ट्रेटजी हमने हरियाणा में भी देखी बीजेपी। देखिए बीजेपी हर हालत में चुनाव जीतना चाहती है, अगर वो पीपुल्स वर्डिक्ट के थ्रू नहीं जीतना चाहती, उसको आशंका होती है तो वो अपनी रणनीति बदलती है। और ये हम देख रहे हैं कि नई स्ट्रेटजी आ रही है। उत्तर प्रदेश में हम दूसरी तरह का देख रहे हैं। वहाँ पे होता है क्या है कि वहाँ पे आप जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेके और वहाँ पे जो है कि वोटर लिस्ट से नाम गायब करके या ऑब्स्ट्रक्शन लगा के, अभी बाई इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, कल ही की खबरें चल रही थी किस तरह से कानपुर में जो है वो पूरा का पूरा रास्ता जो है रोका जा रहा है। तो महाराष्ट्र में भी ये स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से बीजेपी ने निकाली है कि इंडिपेंडेंट्स को और रेबल्स को, भले ही वो रेबल हो गए कुछ को जानबूझ के रेबल बना के, लेकिन रेबल बनेंगे तो नुकसान बीजेपी का होगा, खासकर इंडिपेंडेंट्स को और उन इंडिपेंडेंट्स को जो है कि अघाड़ी के वोट काट सकते हैं। उस तरह से उन्होंने उनको बैकअप करके भी ये काम किया, ये स्ट्रेटजी वो अपना रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटजी में एक स्ट्रेटजी बात ये भी निकल के आती है कि बीजेपी पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को जो है वो एज ए सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे खामोश है, अजीत पवार खामोश है। क्या लग रहा है कि पहले से ही सब कुछ तय हो चुका है कि इसी दिशा में जाना है, जबकि
आपने नारे की बात करी, बटोगे तो कटोगे, हालांकि वहां से अजीत पवार ने साफ पल्ला झाड़ा, बाकी लोगों ने भी झाड़ा कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति नहीं है इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, और किसी बाहरी व्यक्ति के इस बयान पर हमें किसी भी तरीके का भरोसा एतमाद नहीं करना चाहिए। ये दो अलग अलग जो बातें हैं, किस तरीके का सियासी ताना बाना बुन रही हैं? देखिए, इसमें क्या है कि वही बीजेपी की स्ट्रेटजी है, और बीजेपी ने भले ही ओपनली जो है फडणवीस का नाम डिक्लेयर नहीं किया सीएम फेस को, क्योंकि आपस में जो है एकनाथ शिंदे चूंकि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वो उनको ये लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, और तमाम उन्होंने जो योजनाएं निकाली हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, पुरुषों के लिए, तमाम उनको लगता है वो काफ़ी लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा है, तो वो चाहते थे कि उनको बनाया जाए। तो ये जो फैक्शनलिज्म है और जो कहीं बीजेपी का खेल खराब ना हो जाए, तो बीजेपी ने ओपनली नहीं डिक्लेयर किया। हालांकि अमित शाह ने ये बात कह दी और फिर उसके बाद फडणवीस ने भी इस बात की को कहीं सपोर्ट किया उन्होंने, और तो लेकिन देखिए फडणवीस को भले ही कह दिया गया है कि वो होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फडणवीस को, क्योंकि देखिए भाजपा की कोशिश थी कि जो है कि तावड़े का नाम आ रहा था, एक ओबीसी नेता को वहाँ पे लाया जाए, और या एक मराठा जो बैकग्राउंड का नेता हो उसको लाया जाए, और लेकिन अभी उनको लगा कि अगर फडणवीस को हम जो नहीं सपोर्ट करते हैं तो जो अपर कास्ट वोट है, खासकर ब्राह्मण जो वोट्स हैं और उनका एक अच्छा खासा प्रतिशत है वहाँ पे, तो वो कहीं नाराज़ हो जाएगा और फडणवीस भी जो है वो डैमेज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने अभी उसका कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई देखिए भरोसा नहीं रहता है कि जिसको अभी वो अगर प्रमोट कर रहे हैं तो बाद में भी उनको, क्योंकि ये था कि देखिए जब ये एक गठबंधन बना था, जब एनसीपी को तोड़ के और शिवसेना को तोड़ के, तो फडणवीस उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर थे, इनफैक्ट इंजीनियरिंग उन्हीं की थी, तो उनको लग रहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिर उनको जो है कहा गया कि आप डिप्टी सीएम बनिए, तो वो नानुकुर करते रहे, बाहर से सपोर्ट करूंगा, लेकिन अंत में जो है कि मोदी जी ने बात करी, उनको समझाया बुझाया, हो सकता है ये प्रॉमिस भी दिया हो कि अगले मुख्यमंत्री आप ही होंगे। तो राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन आप बात कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है बीजेपी का वो बड़ा पुख्ता है। हमने दिल्ली देखा, हमने हरियाणा देखा, हमने लोकसभा का चुनाव देखा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फेयर इलेक्शन की बात की जाती है वो यहाँ पर नहीं है? क्या कुछ ऐसा ही आप यहाँ देख रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में और जो उपचुनाव उनमें? देखिए मारूफ भाई, ये फेयर इलेक्शन तो अब मुझे लगता है कि मतलब एक हंसी आती है अगर हम ये बात करें, क्योंकि मतलब ये एक मतलब अनफॉर्चुनेट है, मैं कहूँगा कि हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, हम लोकतंत्र को एक जो है, या कहिए कि आप चुनाव के दिन को हम जो मतदान होता है उसको एक सेलिब्रेट करते हैं, और ये कहा भी जाता है चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे पार्टियां हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, सब लोग। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ समय से जो है लगातार कि चुनाव आयोग कटघरे में है, जिस तरह से जो मत ज़्यादा पड़ रहे हैं, जितने मत रिकॉर्ड किए गए उससे ज़्यादा की काउंटिंग हो रही है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से जो है कि आपका जो कोड लगा होता है जब इलेक्शन के टाइम में, वो उसका वायलेशन होता है, चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेता है। सबसे बड़ी बात देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो जो पैसे का वितरण है हर चुनाव में होता है, यह और आज से नहीं बहुत पहले से होता है, लेकिन उसकी डिग्री बहुत बढ़ गई है और ओपनली हो रहा है। तमाम कितने करोड़ का तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में ही पकड़ा गया, लेकिन एक्शन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फेयर इलेक्शन तो देखिए किस तरह से, मुझे नहीं लगता कि अब हम इसकी संभावना हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप स्ट्रेटजी करते हैं, अब क्या हो रहा है कि दांव लगाया जा रहा है। भाई अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आप अपने कार्यक्रम के आधार पे, हर पार्टी के लिए मैं कह रहा हूं, आप कार्यक्रम लेके आइए, जनता के सामने जाइए, और जो जनता जिसको वोट देगी आपके कार्यक्रम के आधार पे, आपके परफॉर्मेंस के आधार पे, उसको आप स्वीकार कीजिए। लेकिन जिस तरह से ये स्ट्रेटजी जो मैं कह रहा हूँ कि नई स्ट्रेटजी डिवाइस कर दी भारतीय जनता पार्टी ने कि वो इंडिपेंडेंट्स को बैकअप कर रही है ताकि विपक्ष के वोट को वो काट सके पूरी तरीके से। जो है आप कह रहे हैं कि वो एक साथ नहीं बल्कि अपने साथ एक बैकअप लेके चलते हैं और दूसरे डमी कैंडिडेट खड़े कर देते हैं ताकि जो वोट परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा इनके फेवर में जा सके और जो अपोजिशन में बैठी पार्टियां उनके वोट कट सके। लेकिन अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जहां पर एनसीपी जिसे कहते हैं कि सियासत का जो योद्धा है शरद पवार वहां मौजूद हैं, राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे वहां मौजूद हैं। क्या लगता है कि क्या ये तिकड़ी है दूसरी तिकड़ी का खेल बिगाड़ पाएगी? जिस तरीके की चीजें वहां निकल के आई, जो जोरदार प्रदर्शन और यूं कहूं कि बयानबाजियां
और जो समीकरण नजर आया बीजेपी में और बीजेपी की जो पार्टियों में, क्या वो दमखम इन 3 लोगों में नजर आया? क्या वो असर छोड़ पाएंगे मराठा लोगों पर? देखिए, ये अब पता लगेगा, क्योंकि कोशिश सबने करी है। खास करके हम कहें कि शरद पवार ने बहुत कोशिश करी है, उन्होंने तमाम यात्राएं की है, रैलियां की है, बहुत ज़्यादा रैलियों को इस उम्र में भी और बीमार होने के बावजूद उन्होंने बहुत एक तैयारी के साथ पूरा उन्होंने जो है चुनाव लड़ा है। और इसी तरह उद्धव ठाकरे ने जो है पूरी तरीके से, कांग्रेस को मैं एक कमज़ोर कड़ी मानता हूं। हालांकि कांग्रेस को फ़ायदा हुआ था लोकसभा चुनाव में, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई, और मुझे लगता है यही ओवर कॉन्फिडेंस उनको कहीं कमज़ोर बना देगा इस बार, क्योंकि उनका संगठन कमज़ोर है। दूसरा, उनका नेतृत्व जो है क्षेत्रीय स्तर का, जो पटोले हैं वो है तो बड़ी ओबीसी हैं और वो विदर्भा से आते हैं, एक बड़े नेता हैं, लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं रहे वो पूरे चुनाव के दौरान। और उनको जो है कि केंद्र का जो है कांग्रेस हाईकमान का मुंह देखना पड़ा हर डिसीजन के लिए। तो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे उनको उनके साथ सही कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, उस तरह की कैंपेनिंग नहीं हो पाई लोकल लीडरशिप की, जितनी की जो है कि एकनाथ शिंदे ने करी, जितनी की जो आपकी उद्धव ठाकरे ने करी, जितनी की जो है आपकी शरद पवार ने करी। यहाँ तक कि अजीत पवार ने भी, देखिए, एंड टाइम पे उनको लगा कि मेरा वोट छिटक सकता है, तो उन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट को पूरी तरह से जो है नकार दिया और कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं चलता है, ताकि उनका एक सेकुलर वोट जो है, क्योंकि वो एनसीपी के ही हिस्से रहे, कांग्रेस के पहले एनसीपी कांग्रेस का हिस्से थी, तो वो जो उनकी एक आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग है, लेकिन सत्ता के लिए जुड़े, जहाँ पे शिवसेना के साथ आए। लेकिन आपने देखा होगा पीयूष जी के इसी बयान के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो अजीत पवार ने कई मौकों पर मंच शेयर करने से अपने आप को बचाया। क्या ये भी एक रणनीति है? निश्चित रूप से रणनीति है। देखिए, वो अपने इलेक्टोरेट में जो है वो एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान हुआ, उन्होंने देखा इस बात को, सबसे कम सीटें उनको मिली वहाँ पे, और तो उनको लगा कि एक डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है पूरे जो यूटी की जो है हो सकती है कि अजीत पवार को थोड़ा उस अपना जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ लाने दो, ताकि सीटें ज़्यादा आएँ, सारे पार्टनर्स की सीटें ज़्यादा आएँ, ताकि हम जो है अघाड़ी को मात देके सरकार बना सकें। तो ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है। हो सकता है कि विद द कंसेंट ऑफ बीजेपी हाईकमान ये इस तरह की स्ट्रेटजी अजीत पवार ने अपनाई हो, तो उनका संकट भी है, क्योंकि सीधे सीधे उनको शरद पवार से एक चुनौती मिल रही है। हमने देखा था पिछली बार किस तरह से जो है अजीत पवार की पत्नी को हारना पड़ा वहाँ, तो बारामती उनके अपने ही परिवार की सीट है। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी हर कोई अपना रहा है, और इसमें वोट बैंक को कैसे साधा जाए पूरी कोशिश साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है, ताकि सत्ता की दहलीज तक आसानी से पहुंचा जा सके। अब मैं उस सवाल पे आता हूं जो धड़े अलग अलग डिवाइड हुए हैं। एक तरफ जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप है, और दूसरी तरफ जो है दूसरा ग्रुप मौजूद है। यहाँ पे अजीत पवार है, वहाँ पे शरद पवार है। क्या लगता है ये जो बंटवारे हुए हैं, इन बंटवारों के बाद कौन सा ग्रुप, कौन सा धड़ा आपको ज्यादा मजबूत हालत में नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम लोकसभा के चुनाव को एक आधार माने तो निश्चित रूप से इधर तो एकनाथ शिंदे का धड़ा जो है वो मजबूती से परफॉर्म करके आया, और उधर जो है शरद पवार का जो धड़ा है वो काफ़ी मजबूती से आया। और निश्चित रूप से दोनों में अगर देखें तो शरद पवार ज़्यादा मजबूत हैं। शरद पवार जो है कि बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं महाराष्ट्र के, उनको यहाँ चाणक्य भी कहा जाता है, और उनकी अपनी एक पकड़ है वहाँ, वो हर लोग को जानते हैं, ज़मीन से जुड़े नेता हैं, तो वो फैक्शन निश्चित रूप से मजबूत है। अजीत पवार इसीलिए जो है कि हाशिए पे चले जा रहे हैं लगातार, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सबसे ज़्यादा सीटें जो है कि शरद पवार का ही फैक्शन जो एनसीपी जो है लेके आ जाए, जिस तरह की जो है उन्होंने वहाँ पे कैंपेनिंग करी है, डोर टू डोर भी कैंपेनिंग करी है, तमाम मीटिंग्स करी हैं। और एकनाथ शिंदे मजबूत रहे लोकसभा चुनाव में, लेकिन इधर काफ़ी जो है उद्धव ठाकरे जो है का पहला जो एक उनकी इमेज थी, काफ़ी वो एक अपने में सीमित रहना, चुपचाप डिफीट को स्वीकार कर लेना, लेकिन बड़े ही एक एरोगेंस के साथ। और उनके स्टेटमेंट भी हमने देखे, उन्होंने काटने वाले उस पर भी देखा, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है किस तरह से जो है कि
तो वो तमाम चीज़ें जो है वो ये दिखा रही है कि अब थोड़ा उद्धव ठाकरे भी जो है एलिमेंट्स में आ गए, पॉलिटिकल एलिमेंट्स में, और वो एसर्ट कर रहे हैं और वो अपने इलेक्टोरेट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको एक बेहतर सफलता इस बार मिल सकती है। और विधानसभा चुनाव में वैसे भी जो है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पहले तो एक ही थी, तो उसका प्रभाव है। ठीक है, मराठा मानुस की बात इस बार उतनी दिखाई नहीं दी। पैसा पैसा, कहीं बिटकॉइन, कहीं पैसा, हर जगह ये नजर आता रहा। जो अहम मुद्दे थे मराठी मानुस के वो नजर नहीं आए। क्या लग रहा है कि पार्टियां किस और जा रही हैं? क्योंकि अब तक चुनाव का आखिरी दिन भी हो गया और बयानबाजियां सिर्फ बिटकॉइन, पैसों पर ही अटकी रहीं। बाकी जो मुद्दे मराठी मानुस के थे, ज़मीन से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, रोजगार से जुड़े हुए, पानी से जुड़े हुए, वो कहीं नजर नहीं आए, किसी चर्चा में नहीं है। देखिए, वही मैंने आपसे कहा कि चूंकि चुनाव जीतना है किसी भी तरह से, और उसमें इस बार जो है कि पैसों का बहुत खेल हो रहा है। ये ओपनली, पहले सीक्रेटली होता था, ये भी अभी हम देख रहे हैं ओपनली हुआ है। बिटकॉइन भी आ गया उसमें पूरे के पूरे सीन में। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। जबकि सोयाबीन का मसला है, ये तमाम मराठी मानुष का देखिए पहले ये था बहुत, जब आपके क्या नाम बाला साहब ठाकरे थे, उनका एक मेन ये था। फिर उनके भतीजे ने कुछ समय तक ये मामला उठाया। जी हाँ। लेकिन अभी वो देखिए, अभी हालांकि ये मामला एक अंडर करंट है, क्योंकि देखिए गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र का, और ये विपक्षी दलों ने काफ़ी मजबूती से उठाया है, कांग्रेस ने उठाया है। जिस तरह से महाराष्ट्र की सारी इंडस्ट्रीज को गुजरात में शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पे देखिए पहले जो मराठा मानुष का था वो एक दूसरा कलेवर था। वो था कि नॉर्थ इंडिया के लोग जो आके पहले साउथ इंडिया के आके सारी नौकरी हड़प रहे हैं, फिर जी हाँ कैप्चर, फिर नॉर्थ इंडिया के बिहारी और यूपी वाले। अभी जो मराठी मानुष का जो कलेवर है वो है गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की सारे जो है इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ जो है गुजरात ले जाई जा रही। तो ये निश्चित रूप से एक मुद्दा है, उस तरह से आया नहीं है, मीडिया ने उस तरह से दिखाया नहीं है, लेकिन ये वहां काम कर रहा है और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभावित करेगा निश्चित रूप से। राज ठाकरे की बात करी, राज ठाकरे की जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो इस बार डिसअपेयर थी, वो नजर नहीं। वो अग्रेशन जो है वो योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जाके उसका तड़का डाला और कहीं ना कहीं मामला अलग न। लेकिन राज ठाकरे बिल्कुल खामोश से नजर आए, उस तरीके से उस अपने तेवर और कलेवर में दिखाई नहीं दी। इसके पीछे क्या मंशा लगती है, क्या स्ट्रेटेजी आपको लगती है? देखिए, एक तो राज ठाकरे का महत्व अब जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें लगातार घटता चला गया है। ये हमने देखा लगातार, पहले सीटें वो काफ़ी पाते थे और उसी से एंटी नॉर्थ इंडियन सेंटीमेंट के ऊपर खासकर जो है, और लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव घटने लगा। और फिर जो है कि हमने देखा कि वो एक 2-4 सीटों तक ही सीमित हो गए। अभी जो रहा है वो बीजेपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है वो, और उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं। वो कैंडिडेट इसलिए उतारे हैं कि आप जो है अघाड़ी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके वोटों को काटने के लिए वो उसका हिस्सा बन गए। ये क्लियर है बिल्कुल, जिस तरह कैंडिडेटों ने खड़े किए हैं जहाँ चुनाव, और जिस तरह की फियर्स कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे बैकडोर से जो है वो ये है तमाम वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं, वो स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो मुझे लगता है राज ठाकरे देर सवेर हो सकता है कि बीजेपी में आ भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका अब जो है पॉलिटिकल स्टेक है वहाँ पे, और वो लगातार कम होता चला जा रहा है, और उनका एक उनकी महत्व जो है महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार, और उनका जनाधार भी सिमटता चला जा रहा है। तो या तो किसी मेन स्ट्रीम पार्टी में जाएंगे, शिवसेना में जा नहीं सकते, उद्धव ठाकरे जब तक है उसमें तब तक नहीं जा सकते। हो सकता है क्योंकि बीजेपी के एक हिस्सा बने, ये कहा जा रहा है कि वो इस बार उस बीजेपी स्ट्रेटजी का हिस्सा बने हैं, तो देर सवेर हो सकता है कि बीजेपी को ऑप्ट कर ले उनको। तो मुझे लगता है कि इसीलिए वो इस बार उतने प्रभावी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड जो है वो काम कर रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। विदर्भ की बात कर लेते हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना भाऊ पटोले भंडारा से आते हैं। पानी का इतना बड़ा मुद्दा वहाँ रहा कि 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर तक महिलाएं पानी लेने के लिए रोज़ जाती रहीं, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। प्रफुल्ल पटेल वहीं से आते हैं, जितने बड़े नेता वहीं से। अभी बताऊं कि जिस तरीके की राजनीति वहाँ से चलती है वो राजनीति दिखाई नहीं दे रही। क्या लग रहा है कि जो पानी का मुद्दा स्कैम है एक बहुत बड़ा, अगर आप पीयूष जी पुरानी उस पर परतों को खोलेंगे तो तमाम स्कैम आपको निकल के आएंगे, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पानी के मुद्दे को बिल्कुल पानी डाल करके ठंडा कर दिया।
देखिए मारूफ भाई, एक्चुअली क्या है कि देखिए ज़्यादातर जो मुद्दे हैं ना, वो जितनी पार्टियां लड़ रही हैं वो सारी जो है किसी न किसी स्कैंडल में फंसी हुई हैं। चाहे पानी का मामला हो, ज़मीन का मामला हो, या दूसरे मामले हो। अब उनके लिए इसीलिए बहुत सारे इन तरह के मुद्दे जो लोगों को छूते हैं, जो लोगों के वाकई जीवन के मुद्दे हैं, जो जिसका संकट वो झेल रहे हैं, वो उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि सवाल उठने लगते हैं कि साहब आपने क्या किया, आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं उस पर। तो इसीलिए वो जो है कि डाइवर्ट करने के लिए, चाहे वो कम्युनिज्म का मुद्दा हो, चाहे वो जाति समीकरण सेट करने का मुद्दा हो, चाहे वो बिटकॉइन का मुद्दा हो, चाहे वो जो है कि पैसे बांटने वाला मुद्दा हो, या दूसरे मुद्दे हों, जिस तरह से वो उसको उठा लेते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। तो ये वाकई मुद्दे हैं और ये गंभीर मुद्दे हैं। विदर्भा में खासकर जो है, चूंकि किसान देखिए आत्महत्या जितनी महाराष्ट्र में हो रही है, लगातार हो रही है, इस पे किसी का भी मन नहीं पसीज रहा है। इतनी पार्टियां आ रही हैं, खूब पैसा खर्चा कर रही हैं, बड़े बड़े इतने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी किसानों के लिए कुछ करने की सोची? कुछ उनके मुद्दों को उठाया उन्होंने? बिल्कुल नहीं उठाया। तो ये ट्रेजेडी है हमारे देश की, कि जो असली मुद्दे हैं उन पे हम लोगों का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उनके वोट हमें चाहिए। तो वोट चाहिए तो हम फिर क्या करते हैं कि जातीय समीकरण साधने लगते हैं। यही हो रहा है विदर्भा में। देखिए विदर्भा जो है कि वो एक बेस चिन्ह रहा है कांग्रेस का भी। बीच में जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग विदर्भा राज्य की बात भी कही थी, और उससे जो है कि जो विदर्भा का जो है ओबीसी खासकर जो क्लास है वो इनकी तरफ मुड़ गया और भाजपा को जीत दिला दी गई। लेकिन अब फिर वो कांग्रेस का रिवाइवल वहां शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस भी उन मुद्दों को नहीं उठा पा रही है। हालांकि कांग्रेस ने बाद में, पहले तो राहुल गांधी लगातार संविधान की बात और अडानी की बात करते रहे हैं, मुद्दे ये सब भी, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे, फिर बाद में सोयाबीन का मुद्दा आया, बाद में जो है कपास की फसल का मुद्दा आया, जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात उन्होंने कहा, 6,000 का जो उन्होंने बात कही कि हम देंगे। तो इस तरह से जो है लगातार ये मुद्दे फिर आए, जब उनको लगा कि हाँ ये वाकई लोगों को टच कर रहे हैं और हम इनको छोड़ रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा जीतना, तो फिर कांग्रेस जो है उधर लौटी। लेकिन कांग्रेस का थोड़ा रिवाइवल हुआ है मुझे लगता है विदर्भा में। विदर्भा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी भी वहां सेंध लगाने में लगी हुई है। तो देखना है अब क्या होता है। ऐसी बात है, देखना अब क्या होता है। बात वही है कि मुद्दे इधर उधर हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला लुटा कहाँ। मुद्दे पर लौटेंगे और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, बात करेंगे कि झारखंड में क्या हो रहा है और उपचुनाव की क्या स्थिति है, आखिर वोटिंग जो है इतनी कछुए की चाल क्यों चल रही है। पीयूष जी मेरे साथ जुड़े, आप भी देश न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। लेते एक ब्रेक।